मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। अभी की कक्षाओं में जो हम पढ़ रहे हैं अपना फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन या पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, उसमें हमने अरस्तू पढ़ रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों को ख़त्म किया था। अब आज की कक्षा में जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह है कि अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान में पहले वैज्ञानिक होने का दर्जा दिया है, यानी प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तू को माना गया है और यह दर्जा उसको दिया था मैक्सी ने। मैक्सी एक पाश्चात्य विचारक हैं। उन्होंने तो कौन से वो कारण या अरस्तू के द्वारा जो अध्ययन किया गया है, जो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं, उनके पीछे ऐसे कौन से अध्ययन पद्धतियाँ रही हैं जिसके कारण उसको प्रथम राज वैज्ञानिक का दर्जा मिला है। वो कौन सी स्टडीज़ थे जिसके आधार पर मैक्सी उसको प्रथम राज वैज्ञानिक कहते हैं। तो बिंदुओं में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि पहला तो अरस्तू द्वारा आगमनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया, यानी जो प्रचलित व्यवस्था है उसका अध्ययन कर विश्लेषण करने के बाद जो एकत्रित तथ्य थे उनके आधार पर अध्ययन में वैज्ञानिकता का समावेश किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर उसने जो संविधानों का वर्गीकरण किया था, राज्यों का वर्गीकरण की जो अवधारणा पेश की थी बच्चों, वह ऐसे ही विचारों में काल्पनिक तौर पर नहीं, वरन इसके लिए इसको लिखने से पूर्व, इस अवधारणा को विस्तृत विवेचन करने से पूर्व उसने लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उसके निष्कर्ष के आधार पर उसने फिर अपने राज्यों के वर्गीकरण या संविधानों के वर्गीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो यह सिद्ध हो जाता है कि उसका वैज्ञानिक अध्ययन था। दूसरा, उसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करने का, अलग करने का काम किया गया, यानी अरस्तू के द्वारा राजनीति की नीति से जो अंतरंगता थी उसको समाप्त कर दोनों को अलग अलग विषयों के रूप में परिभाषित करने का काम किया गया और राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय या आप कह सकते हो एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में विकसित करने का काम किया गया। उसका मानना था कि नीति का संबंध उद्देश्यों से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध उन साधनों से है जिससे उन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो पहली बार किसी विचारक ने राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र दोनों को, राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र दोनों को अलग अलग विषयों के रूप में स्थापित करने की कोशिश की और राजनीति शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान की तरफ ले जाने की कोशिश की। तीसरा, कि अरस्तू एक यथार्थवादी विचारक था। कैसे बच्चों? कि अरस्तू ने हमेशा अपने जो दृष्टिकोण हैं अध्ययन में अतिवादिता से बचने की कोशिश की। उसने राजनीतिक तथा आर्थिक असंतुलन अथवा सामाजिक समस्याओं के संबंध में पूरी तरह से यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए मध्यम मार्ग के अनुसरण पर बल दिया, यानी वह कभी भी व्यवस्था में एक्सट्रीम सॉल्यूशन की बात नहीं करता है, वरन उसने एक व्यवहारिक, वास्तविक और यथार्थवादी अप्रोच रखते हुए व्यवस्था में जितनी भी समस्याएं थी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, उनका एक मध्यम मार्ग के द्वारा समाधान करने की बात का समर्थन किया, यानी उनका मध्यम साधनों द्वारा या मध्यम मार्ग के द्वारा उनका समाधान करने का वह पक्षधर रहा। तो कुल मिलाकर उसकी जो यथार्थवादी यह सोच थी वह भी उसको वैज्ञानिक का दर्जा दिलाती है। चौथा जो पॉइंट है उसको वैज्ञानिक मानने का बच्चों, वह है कि उसके द्वारा यानी अरस्तू से पहले किसी ने भी राज्य के जन्म, विकास,
संविधान की संरचना, सरकार का निर्माण, नागरिकता, कानून और क्रांति जैसे जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय थे उन पर इतनी विस्तृत और विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की। अरस्तु वह पहला वैज्ञानिक था जिसने इन सभी विषयों पर वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण और व्याख्या प्रस्तुत की और निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो अगला जो बिंदु है जिससे कि उसको वैज्ञानिक बनने का एक आधार बनता है या अरस्तु को वैज्ञानिक क्यों कहा गया है, वह है संविधानों का वैज्ञानिक अध्ययन। जैसा कि मैंने पूर्व में ही अभी आपको उदाहरण देकर बताया कि अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों के अध्ययन के विश्लेषण पर आधारित एक राज्यों का या संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और जो पाश्चात्य दर्शन को उसकी एक अनन्य देन है, क्योंकि उसका यह जो वर्गीकरण था राज्यों का या कहें संविधानों का, वो वास्तव में आधुनिक समय में संविधान और संविधानवाद दोनों के जन्म का कारण बना। और यही वजह है कि अरस्तु को संविधानवाद का भी जनक कहा जाता है। अगला जो बिंदु है जो उसको वैज्ञानिक सिद्ध करता है बच्चों, वह है कि जो नागरिकता की व्याख्या दी है अरस्तु ने, वो पूरी तरह से मौलिक है और आधुनिक है, क्योंकि इसके बाद के जितने भी विचारकों ने इसके बारे में विचार किया है उनका सबका आधार अरस्तु की जो नागरिकता की व्याख्या है वह बनी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु वह पहला व्यक्ति था जिसने नागरिकता की वैज्ञानिक व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की और राजनीति विज्ञान को यह उसकी एक और अनन्य देन है। अगला जो पॉइंट है जो अरस्तु को वैज्ञानिक सिद्ध करता है बच्चों, पहला राजवैज्ञानिक, वह है कि अरस्तु द्वारा कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन कर संविधानवाद की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया है, जो आधुनिक समय के लिए एक अनन्य और महत्वपूर्ण देन हम कह सकते हैं, वह भी अरस्तु ने ही किया था। उसके द्वारा यह बताने की या यह समझाने की चेष्टा की गई कि संविधान अनुसार शासन के द्वारा ही आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। और साथ ही उसने यहाँ पर जो वैधानिक संप्रभुता के बीज बोए हैं, जो कि आधुनिक समय में आगे चलकर शासन का प्रमुख आधार बनती है। तो इस प्रकार से संविधानवाद या कहे कानून की सर्वोच्चता और वैधानिक संप्रभुता की जो बात अरस्तु ने कही, वह भी उसको प्रथम राजवैज्ञानिक का दर्जा दिलाने के लिए काफ़ी है। अगला जो बिंदु हम इसकी वैज्ञानिकता के पक्ष में रखेंगे बच्चों, वो यह है कि अरस्तु वह पहला दार्शनिक था, पहला राज दार्शनिक था जिसने शासन के तीनों अंगों, जिसको कि अभी हम वर्तमान में हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कहते हैं बच्चों, उसने इन तीन अंगों को नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का नाम देकर पहली बार उसके द्वारा इन पर प्रकाश डाला गया था। और यही नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक अंग आगे चलकर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में आधुनिक समय में विकसित या व्यवस्थित हुए। अगला जो बिंदु है वह है बच्चों कि शासन व्यवस्था में संपत्ति के वितरण के संबंध में जो वैज्ञानिक विश्लेषण अरस्तु ने प्रस्तुत किया वह भी कमाल का था। उसका मानना था कि संपत्ति पर स्वामित्व तो भली व्यक्तिगत हो परंतु उसका उपयोग सार्वजनिक हो, तो यह राज्य की सभी समस्याओं का समाधान इससे संभव है। आप देख सकते हो कि कितनी व्यवहारिक और यथार्थवादी सोच कि संपत्ति पर आपका अधिकार व्यक्तिगत रहे, स्वामित्व व्यक्तिगत रहे, परंतु जब उसके उपयोग की बात आए, जब उसको काम लेने की बात आए तो वह सार्वजनिक हो। और यदि ऐसा होगा
तो राज्य में जो संपत्ति को लेकर, जो आर्थिक विषमता को लेकर जो समस्याएं पैदा होती हैं वह नहीं होगी, और सभी समस्याओं का समाधान इस आधार पर राज्य, इस क्षेत्र में हुई सभी समस्याओं का समाधान करने में राज्य सफल होगा। तो इस प्रकार से बच्चों, अरस्तु के द्वारा प्लेटो के विपरीत पहली बार आदर्श और नैतिकता के काल्पनिक संसार से परे, जबकि प्लेटो आपको पता है उसका गुरु था, फिर भी उसके आदर्शों और काल्पनिक संसार से परे यथार्थवादी, व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपने समूचे अध्ययन को रखा गया और राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाकर प्रस्तुत करने में उसका अहम योगदान रहा। और यही कारण है कि उसको प्रथम राज वैज्ञानिक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। अब आगे की कक्षा में, अपनी जो अगली कक्षा होगी, उसमें अरस्तु के ही किसी अन्य अवधारणा पर हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।